everyone, welcome back to my channel Study Your Way. I'm Shruti and I'm back with another video. So the topic for the video is the making of nationalism in Europe and how did the nationalism and the idea of nation state emerged in Europe. Okay, so this video or this topic is going to be divided into four parts mainly. The first one is the aristocracy and the new middle class. Second one, what did liberal nationalism stand for? Then third one is a new conservatism after 1815 and the revolutionaries. So without wasting any time, let's get into the video now. So guys, अगर आपने यूरोप का मिड 18 सेंचुरी का मैप देखा होगा तो आप जानते हो कि वहाँ पे आपको नेशन स्टेट्स देखने नहीं मिलते हैं। उसका रीज़न है कि यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो वही डाइवर्सिटी हम थोड़ा इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि वहाँ पे कैसी डाइवर्सिटी है जिसकी वजह से नेशनलिज्म को कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वहाँ पे एमर्ज होने के लिए। तो जो जर्मनी, इटली एंड स्विट्ज़रलैंड है वो डिवाइडेड है इनटू किंगडम्स, डचीज एंड कैंटन, और जिनके जो रूलर्स है उनके पास अपनी ऑटोनोमस टेरिटरीज है, यानी कि वहाँ पे जो रूलर्स है उनको खुद का राइट है, वो खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। डचीज यानी ऐसी टेरिटरीज जहाँ पे ड्यूक्स रहते हो, और कैंटन्स का मतलब है अ सब डिवीजन ऑफ अ कंट्री। अब जो ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट है यूरोप का, वहाँ पे भी ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज हैं। तो और वहाँ पे भी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी के साथ रहते हैं। और ऑटोक्रेटिक मोनार्की का मतलब है कि आप पूरा का पूरा पावर एक पूरे कंट्री का एक इंडिविजुअल पर्सन के हाथ में दे देते हो, और वही पूरी जो कंट्री है उसको रूल करता है। तो इन्हीं सब डाइवर्सिटीज़ की वजह से जो लोग हैं वो खुद के अंदर ही कुछ कॉमन आइडेंटिटी ढूंढ नहीं पा रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही कनेक्शन है एक दूसरे के साथ कि वो एक कॉमन एम्पायर में आते हैं। ऑल्सो डाइवर्सिटीज़ में लैंग्वेज डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है यूरोप के अंदर। तो जो पीपल है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के साथ वो बिलोंग करते हैं। तो जो हैब्सबर्ग एम्पायर जो ऑस्ट्रिया और हंगरी को रूल कर रहा है, वो आप बोल सकते हो अ काइंड ऑफ पैचवर्क है, क्योंकि उसके अंदर खुद ही इतनी डाइवर्सिटीज़ है कि मतलब वो पैचवर्क का काम कर रहा है सिर्फ। उस एम्पायर के अंदर अल्पाइन रीजन्स है, या आप बोल सकते हो द टेरॉल, जो माउंटेनियस रीजन्स होते हैं उन्हें अल्पाइन या टेरॉल बोलते हैं। उसके बाद में सुडेंटेनलैंड एंड बोहेमिया आता है, और वहाँ पे भी जो एरिस्टोक्रेट्स है वो जर्मन स्पीकिंग है। तो एरिस्टोक्रेट से एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है, आपने जैसे मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको नोबिलिटी के बारे में बताया था फ्रांस के अंदर। तो यहाँ पे एरिस्टोक्रेट्स या एरिस्टोक्रेसी का मतलब है सुपीरियर क्लासेस, या पॉलिटिकली या सोशली प्रिविलेज क्लासेस, या आप बोल सकते हो हायर क्लासेस, या आप नॉर्मल लैंग्वेज में हाई सोसाइटी। ओके, अब जर्मन स्पीकिंग है तो यहाँ पे इटालियन स्पीकिंग भी है। इटालियन स्पीकिंग लोग जो है वो लंबार्डी और विनीशिया रीजन में आते हैं। देन अगेन हंगरी की जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है वो मागियर लैंग्वेज में बात करती है, एंड जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है वो वेराइटी ऑफ डायलेक्ट्स यूज़ करती है। वेराइटी ऑफ डायलेक्ट्स जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस होती है उन्हें डायलेक्ट्स बोला जाता है। तो वहाँ की आधी पॉपुलेशन वो वेराइटी ऑफ डायलेक्ट्स यूज़ करते हैं। उसके बाद में जो गलीशिया है, वहाँ की जो एरिस्टोक्रेसी यानी जो हाई क्लास सोसाइटी है वो पॉलिश में बात करती है। तो इन्हीं ये लैंग्वेज डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा है यूरोप के अंदर। अब इन सब अगर डोमिनेंट ग्रुप्स को हटा के हम बात करें तो कुछ लोग जो है वो कंट्री साइड्स में भी रहते हैं। तो जिसमें से आते हैं बोहेमियंस जो है, और जो स्लोवैंक्स है वो नॉर्थ में रहते हैं, जो स्लोवीन्स हैं वो कार्नियोला में रहते हैं, क्रोट्स जो है वो साउथ में रहते हैं, और रोमन्स जो है वो ईस्ट में रहते हुए ट्रांसिल्वेनिया एक पर्टिकुलर प्लेस दिया है उनका, वहाँ पे है। तो इन्हीं सब डाइवर्सिटीज़ आप बोल सकते हो लैंग्वेज में, रीजन्स में, कल्चर में, इन्हीं सब डाइवर्सिटीज़ की वजह से कलेक्टिव बिलोंगिंग यूरोप के पीपल के अंदर लाना बहुत डिफ़िकल्ट था। वो खुद ही अपने आप में या आपस में एक कॉमन आइडेंटिटी ढूंढ ही नहीं पा रहे थे, सिवाय इसके कि वो एक कॉमन एम्परर के अंडर आते हैं। ओके, सो अब हम इंट्रोडक्टरी पार्ट से हटते हुए जो चार टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे उसमें से फर्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट है द एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। तो जो एरिस्टोक्रेसी थी वो कंट्री की सबसे डोमिनेंट क्लास मानी जाती थी।
और उसके जो मेंबर्स होते थे वो यूनाइटेड थे। वो यूनाइटेड इसलिए थे क्योंकि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था या वे ऑफ लिविंग था वो सेम था, और इसी की वजह से उनके अंदर अगर कुछ रीजनल डिफरेंसेस भी होते थे तो वो किसी हद तक कम हो जाते थे। अब वो हायर क्लास के लोग हैं तो जाहिर सी बात है कि वो खुद अपनी प्रॉपर्टीज ओन करते होंगे, फिर वो चाहे कंट्री साइड्स में हो या टाउन हाउसेज हो, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज। अब डिप्लोमेसी दिखाने के लिए वो लोग फ्रेंच में बात करते थे, क्योंकि हाई सोसाइटी है तो मतलब उनका कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए, इसलिए वो फ्रेंच में बात करते थे। समटाइम्स ऐसा भी देखा गया है कि उनके जो रिलेशंस थे वो ब्लड रिलेशंस हो सकते थे, या फिर वो कनेक्टेड होते थे मैरिजेस के थ्रू। बट ये भी है कि ये जो एरिस्टोक्रेट्स थे या एरिस्टोक्रेसी की जो क्लास थी वो बहुत स्मॉलर नंबर में थी, और मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो पीजेंट्स थी। अब वेस्ट साइड में जो भी लैंड थे वो फार्म किए जाते थे या कल्टीवेट किए जाते थे बाय टीनर्स। अब टीनर्स ऐसे लोग होते हैं जो एक लैंड को रेंट करे, किसी से कुछ पैसे दे के उसके ऊपर कल्टीवेशन करे, और उसका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा उनको भी दे रेंट के साथ साथ और खुद भी ले। ओके। उसके बाद ईस्ट और सेंट्रल पार्ट में जो लैंड था उसका कल्टीवेशन का जो पैटर्न था वो अलग था। वहाँ पे जो कल्टीवेशन था वो सर्फ्स के थ्रू किया जाता था। तो सर्फ्स क्या होते हैं, वो एक फ्यूडल लेबर आप बोल सकते हो कि वो एक मतलब उनके जो मालिक है उनके अंडर काम करेंगे। उनको उनका जितना काम होगा उतना ही पैसा मिलेगा, बट जो भी कल्टीवेशन का जो भी प्रॉफिट होगा वो ओनर को ही जाएगा। देन वेस्ट और सेंट्रल पार्ट में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ हुई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, देन उसके बाद ट्रेड में भी ज़्यादा ग्रोथ हुई, तो उसकी वजह से टाउन्स में ज़्यादा ग्रोथ होने लग गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि नए कमर्शियल क्लासेस स्टार्ट होने लग गए। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंग्लैंड में था वो मतलब 18th सेंचुरी के हाफ से स्टार्ट हो गया था, बट फ्रांस और जर्मनी जो स्टेट्स थे वहाँ पे ये 19th सेंचुरी में आया। तो इसी की वजह से नए सोशल ग्रुप्स जो थे या आप बोल सकते हो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, ये सब कुछ आते थे, तो ये सब जो थे वो एमर्ज होने लग गए। अब ये जो ग्रुप्स थे जो अभी नए नए एमर्ज हो रहे थे ये स्मॉलर नंबर में थे। वो कब तक थे, वो थे 19th सेंचुरी तक, और उनका ज़्यादातर जो मतलब ये जो लोग थे वो सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट में ही थे, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा था। और जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है या नेशनल यूनिटी है, लिबरलिज्म है, जिसके साथ साथ आप बोल सकते हो कि एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को हटाने का जो कॉन्सेप्ट था, ये जो कॉन्सेप्ट थे इनको जो पॉपुलैरिटी मिली ये इन्हीं क्लासेस में मिली, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो एजुकेटेड मिडिल क्लास बोला जाता था इन्हें। तो यहीं से इन सब कॉन्सेप्ट्स को जो पॉपुलैरिटी मिली वो यहीं से मिली। So now, after our first topic, let us move to the second one, विच इज़ व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि लिबरल नेशनलिज्म ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हर किसी के लिए कैसे अलग अलग स्टैंड कर सकते हैं। वो किसी के लिए अलग मायने रख सकते हैं तो किसी के लिए अलग वे में मायने रख सकते हैं। जैसे आपने इकोनॉमिक्स में देखा होगा कि डेवलपमेंट ये हर किसी के लिए अलग अलग मायने रख सकती है। हर किसी का अपना एक व्यू पॉइंट हो सकता है डेवलपमेंट को लेके। तो वैसे ही लिबरल या नेशनलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट को लेके हर किसी का अपना अपना व्यू हो सकता है। तो जो नेशनल यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा क्लोज है लिबरलिज्म के साथ। अब लिबरलिज्म ये जो वर्ड है वो एक लैटिन ओरिजिन से लिया गया है जो है लिबर, और इसका मीनिंग होता है फ्री। तो अब जो न्यू मिडिल क्लास जो है जो अभी एमर्ज हो रहे हैं, तो उनके लिए लिबरलिज्म का या नेशनलिज्म का मीनिंग ये होगा कि उन्हें इक्वालिटी मिले लॉ के साथ, यूनिफॉर्म लॉज हो, मतलब सबके लिए सेम लॉज हो, इक्वल राइट्स मिले, राइट टू वोट मिले। तो यही सब चीज़ें हो सकती हैं जो एक न्यू मिडिल क्लास सोचे कि उन्हें लिबरलिज्म के साथ मिले। देन फ्रेंच रिवॉल्यूशन और लिबरलिज्म जब आया तो उसकी वजह से मतलब जो ऑटोक्रेसी थी उसका एंड होने लग गया, जो क्लेरिकल प्रिविलेजेस थे वो ख़त्म होने लग गए। तो जो लिबरल्स थे उन्होंने इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया। तो इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब वो अगेंस्ट नहीं थे कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करे, बट they were trying to protect
द प्राइवेट प्रॉपर्टीज, द पीपल हु आर ओनिंग द प्राइवेट प्रॉपर्टीज। तो उनका इन चीज़ों पर भी स्ट्रेस था। लेकिन इस टाइम इक्वालिटी का मतलब ये नहीं था कि यूनिफॉर्म लॉज या इक्वल राइट्स के साथ साथ राइट टू वोट भी सबको मिल जाए। अगर आपने देखा होगा और आपको याद भी होगा कि रिवोल्यूशनरी फ्रांस में जब फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था लिबरल डेमोक्रेसी को लेके और वहाँ पे इलेक्शंस हुए थे, तो वहाँ पे वोट का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया गया था या उन्हीं मेन को दिया गया था जो एक प्रॉपर्टी ओन करते हो। और जो मेन प्रॉपर्टी ओन नहीं करते थे और सारी वुमेन्स, उनसे वो जो वोट का अधिकार था वो छीन लिया गया था। लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए जैकोबिन्स के अंडर सभी अडल्ट मेन जो थे उन सबको राइट टू वोट दिया गया था और वो वोट करने का जो एंजॉयमेंट थे वो ले सकते थे। बट उसके बाद नेपोलियनिक कोड के आने के बाद कुछ लिमिटेशंस आए। तो जो वो राइट टू वोट था वो सिर्फ मेन तक ही लिमिट कर दिया गया और वुमेन के स्टेटस को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया एज अ माइनर इन द सोसाइटी। तो इसी की वजह से थ्रू आउट द 19th century वुमेन एंड द पीपल हु डोंट ओन, यानी मेन हु डोंट ओन एनी प्रॉपर्टी, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा अपोजिशन ऑर्गेनाइज किए, डिमांडिंग इक्वल राइट्स ऑफ वोट्स टू ऑल। लाइक दिस मतलब हर अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग मीनिंग हो सकते थे लिबरलिज्म, फ्रीडम और नेशनलिज्म को लेके। तो वैसे ही इकोनॉमिक सेक्टर अगर बात करें तो लिबरलिज्म जो था वहाँ पे फ्रीडम ऑफ मार्केट चाहिए थी उनको, जो स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस थे उनसे छुटकारा चाहिए था। और यही जो डिमांड थी वो बहुत स्ट्रांगली आ रही थी मिडिल क्लास की तरफ से। तो फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century में नेपोलियंस के जो एडमिनिस्ट्रेटिव थे उन्होंने बहुत ज़्यादा छोटे छोटे जो प्रिंसिपैलिटीज़ थे उनको कलेक्ट करके 39 स्टेट्स में कन्वर्ट किया था जिनके पास अपने खुद का वेट, मेजर्स एंड करेंसीज थे। बट ये जो कंडीशंस थी, सबके पास अपना अपना वेट, मेजर्स और करेंसीज होने की वजह से ये जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल फॉर्म कर रही थी फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल बिटवीन द टू कंट्रीज एंड टू स्टेट्स। तो वो कैसे कर रही थी मैं आपको अब एक्सप्लेन करती हूँ, गिविंग एन एग्जाम्पल विच इज़ ऑलरेडी गिवन इन योर बुक। तो आप देखोगे अगर 1833 में एक ट्रैवलर हैमबर्ग से न्यूरेमबर्ग जा रहा है तो उसे 11 कस्टम बैरियर्स का सामना करना पड़ता था जिसमें उसे 5% ऑफ कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी। अब ये जो 5% की कस्टम ड्यूटी है वो डिपेंड करती थी वो कितना वेट कैरी कर रहा है, वो कौन से स्टेट के अंदर है। तो हर स्टेट का अपना अपना वेट का मेजर होगा, अपना अपना कैलकुलेशन होगा। तो यही जो चीज़ें थी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रही थी और इसी की वजह से जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल मैंने आपको बोला वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो एक एग्जांपल उन्होंने दिया है कि अगर एक क्लॉथ का मेजर एलए है एक रीजन के अंदर और तो वो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट लेंथ में आएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया उन्होंने कि एलए ऑफ टेक्सटाइल जो दिया है उन्होंने, वो अगर फ्रैंकफर्ट में 54.7 सेंटीमीटर का है तो वो न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर का होगा, मेन्स में 55.1 सेंटीमीटर का होगा और फ्रेबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर का होगा। तो इसी की वजह से जो न्यू कमर्शियल क्लासेस थे वो बहुत ज़्यादा आर्ग्यू कर रहे थे और वो डिमांड कर रहे थे एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी की। तो इन 1834 एक कस्टम यूनियन, जिसे आप जोल्वरीन भी बोल सकते हैं, वो फॉर्म की गई बाय द प्रूशियन किंग। तो ये जो यूनियन थी उन्होंने सारे टैरिफ बैरियर्स जो थे उन्हें हटा दिया, कम कर दिया। जो नंबर ऑफ करेंसीज थी वो 30 से लेके 2 पे ला के रख दी। तो सिर्फ अभी पूरे वहाँ उस रीजन में पूरे सिर्फ 2 ही करेंसीज थी। उसके बाद में जो रेलवेज के क्रिएशंस थे, रेलवे नेटवर्क्स की वजह से मोबिलिटी बढ़ी। उसके बाद में सिटीजन्स को एक फीलिंग आई यूनाइटेड होने की और इसी की वजह से एक इकोनॉमिक नेशनलिज्म की जो वेव थी उसने ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया या स्ट्रॉन्ग कर दिया नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को। तो इसी तरह नेशनलिस्ट जो है वो एटलीस्ट इकोनॉमिक नेशनलिज्म के साथ ही क्यों ना हो, लेकिन नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो सिटीजन्स के अमंग आई तो सही।
ओके गाइस, सो वी आर डन विद आवर फर्स्ट टू सब टॉपिक्स, और बाकी के जो टॉपिक बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती अगर मैं उन दोनों को भी ऐड करती, क्योंकि मैंने फर्स्ट टू टॉपिक्स को ही बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो वो टॉपिक्स मैं पार्ट 2 में ही डालूँगी, और ये आपके लिए भी कन्वीनियंट होगा कि आप पहले पार्ट 1 देखें देन पार्ट 2 देखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगी तो आपके फ्रेंड्स